संख्यकों पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसको लेकर पूरी दुनिया में चिंता जताई जा रही है। यह लेकिन और भारत में भी चिंता जताई जा रही है, पर भारत सरकार जिस तरीके से उस पर रिएक्शन दे रही है और कोई भी अभी तक सख्त प्रतिक्रिया नहीं आई है, उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार से कि आखिर भारत सरकार क्या कर रही है। क्योंकि पड़ोसी देश है और भारत के उत्तर पूर्व के कई राज्यों की सीमाएं पश्चिम बंगाल के अलावा और कई राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। यानी वहां अगर हालात बिगड़ते हैं तो उसका जो असर होगा वो निश्चित तौर पर भारत पर भी होगा। और वहां अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। वहां हिंदू समुदाय के 2 लोगों को किस तरीके से पीट पीट कर मारा गया है, उनकी जान ली गई है और वहां क्या कुछ हो रहा है। राजनीतिक परिस्थितियां भी तेजी से बदल रही हैं। शेख हसीना की अवामी लीग को चुनाव में लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है और कल जिस तारिक रहमान वहां पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता आए, उनका स्वागत हुआ। तो राजनीतिक स्थितियां वहां गर्म हो रही हैं, लेकिन उन सब के बीच जो हालात हैं जो हिंसा हो रही है वो दुनिया भर में उसको लेकर चिंता जताई जा रही है और भारत में भी उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। खासतौर पर भारत सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। इन सारी चीजों को लेकर काफी यहां लगातार चर्चा हो रही है और कल क्रिसमस के मौके पर भारत में जो कुछ हुआ उसको लेकर भी सरकार घिरी हुई है। कई ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं पवन खेड़ा को, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है कि बांग्लादेश को लेकर भारत सरकार कर क्या रही है। कई सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सरकार अभी खामोश है। अमलेंदु जी। हाँ, बिल्कुल सरकार खामोश है और बांग्लादेश पे एकदम चुप्पी साध ली गई है। कल भी हम लोगों ने समिति इस पे चर्चा की थी। पूरा विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि भाई आप क्या कर रहे हैं। एक तरफ आप हिंदू हृदय सम्राट है और वहां हिंदुओं पर अगर अत्याचार हो रहा है तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। सवाल हिंदुओं पर अत्याचार का नहीं समिति, क्रिश्चियंस पर भी हो रहे हैं, मतलब अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो आप उस पर खामोश क्यों हैं। लेकिन आप वहां इसलिए नहीं बोल पाते हैं, जो विपक्ष भी कह रहा है कि अगर आप वहां बोलेंगे तो आप यहां जो करते हैं उसके ऊपर पूरी दुनिया बोलेगी। आपके यहाँ भी जो अमेरिका का जो एक विभाग है वो जो अपनी रिपोर्ट जारी करता है धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले की, उसमें वो कई बार भारत की बहुत निंदा कर चुका है कि मोदी सरकार के में किस तरीके से अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। तो ये सामने आ चुका है। तो इसका मतलब समझिए कि आप इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि आप खुद अपनी चीजें खराब करते हैं। ये बात हुसैन दलवाई हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो भी गुलाम अहमद मीर ने कहा था, हम लोगों ने सुनवाया भी था कि किस तरह से राजनीतिक फायदा इनको दिखाई पड़ रहा है इस तरह की स्थिति। तो ये आप राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जो है आप उस मसले पर खामोश बैठे हुए हैं। दूसरा ये कि आपके मित्रों के चूंकि कारोबार बांग्लादेश में है तो पैसा अटका हुआ है आपके मित्र का, तो आपने शेख हसीना के समय कारोबार तो करवा दिया, 55,000 वर्ग मीटर जमीन दे दी भारत की और मित्र का वहां कारोबार करवा दिया। लेकिन अब वो कारोबार में पैसा अटक गया है शेख हसीना के बाद, तो पैसा तब निकलेगा जब वहां की सरकार देगी। तो इसलिए आपको वहां की सरकार के साथ बनाकर रखनी है। अब वहां सरकार चाहे अलकायदा किया जाए और चाहे IS किया जाए, आप वहां उसका समर्थन करते रहेंगे। तो आप इसीलिए खामोश है चूंकि आपके मित्र का कारोबार जो है वो प्रभावित नहीं होने पाए। जी बिल्कुल, ये सवाल पूछा जा रहा है सरकार से और ये भी कहा जा रहा है कि हर मोर्चे पर विदेश नीति, भारत की विदेश नीति फेल दिखाई पड़ रही है, यानी विफल दिखाई पड़ रही है। सुनते हैं पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरह से सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। और आपने कहा जो खासकर बीजेपी के संदर्भ में है कि ये लोग मस्जिदों के बाहर जाकर डीजे बजाते हैं, भड़काऊ गाने बजाते हैं, क्रिसमस पर चर्च जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सांता क्लॉज का टोपी खींचते हैं और जहरीला वातावरण देश में बनाने की कोशिश करते हैं। ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी दौर में बांग्लादेश में जो है वो अल्पसंख्यकों को लेकर एक उग्र, तो हम क्या चाहते हैं कि भारत क्या बांग्लादेश जैसा हो जाए, क्योंकि वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं, तो हम भी यहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करेंगे। किस तरह का भारत चाहते हैं? ये आरएसएस का क्या सपना था कि जिन्ना का सपना जिन्ना तो पूरा नहीं कर पाया पाकिस्तान में, हम यहां पूरा कर दें, क्या मतलब है ये? आप अपने त्योहार मनाइए, अच्छी तरह मनाइए, हम मनाते थे। हनुमान जयंती पे मस्जिद के बाहर जाके नाचने की क्या जरूरत है, उकसाने वाले गाने बजाकर। हनुमान चालीसा पढ़िए, आप अच्छी तरह पढ़िए, मैं पढ़ता हूं, रोज पढ़ता हूं, दिन में 2 बार पढ़ता हूं। लेकिन क्रिसमस है तो आप उनकी चर्च के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ के उनको क्या आप साबित करना चाहते हैं? ये मेरा धर्म हो ही नहीं सकता, ना ये मेरा देश है, ना मेरी ये सभ्यता है। आपको मालूम है ये स्वामी विवेकानंद, इनकी फोटो यहां लगी हुई है। स्वामी विवेकानंद 25 दिसंबर को जीशु पर्व मनाते थे, धूमधाम से मनाते थे। आज भी रामकृष्ण मिशन पूरे दुनिया में विवेकानंद जी की याद में यही पर्व मनाता।
भारत अंतर्राष्ट्रीय छवि है, जो दुनिया भर में भारत की पहचान है, वो इंडिया के डाइवर्सिटी को लेकर है, अनेकता में एकता को लेकर है, अनेक संस्कृति, अनेक मजहब वाले देश के तौर पर है। लेकिन सत्ताधारी दल और सीधे जो आप सवाल उठा रहे हैं, क्या उस तरह की घटनाएं? भाई ये तो वन नेशन वन ड्रेस, वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन वन रिलीजन, ये क्या मजाक है भाई। इस देश में सदैव अलग अलग मतों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, भाषाओं के लोग रहते हैं। आप सब कुछ थोपना क्यों चाहते हो? आपको क्या इतनी आपको असुरक्षा क्यों है कि सांता क्लॉज की टोपी खींच रहे हैं, उसको दौड़ा रहे हैं, उसको पीट रहे हैं? क्या है? लेकिन सर, जो कुछ पर कई सवाल भारत में भी उठ रहे हैं अल्पसंख्यक। सवाल तो हम तो उठाएंगे बांग्लादेश में जो हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के पास तो ये नैतिक बल है उठाने का, इनके पास क्या है? ये कौन होते हैं सवाल उठाने वाले साहब? हम बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार होते हैं उस पर भी आवाज उठाते हैं, भारत के मुसलमानों पर या ईसाइयों पर अत्याचार होंगे उस पर भी आवाज उठाएंगे। दूसरा सर, प्रधानमंत्री ने आज कहा कि भारत की दीवार के बारे में नहीं है, उन्होंने तो ये जो कुछ हो रहा है भारत में हो रहा है वो भी निंदनीय है, और उसको लेकर बांग्लादेश में सरकार खामोश क्यों है उस पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं कि आखिर सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। सरकार किस बात का इंतज़ार कर रही है, और क्या जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि इस हिंसा में बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को क्या राजनीतिक फायदा है, क्योंकि तभी वो नहीं बोल रही है। ये लगातार आरोप लगा रहा है विपक्ष। हाँ, और इस समय शायद पवन खेड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में दिल्ली में, वहां भी हम ले चलेंगे। लेकिन ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश के मुद्दे पर सरकार खामोश क्यों है। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये बार बार पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश के मुद्दे पर सरकार खामोश क्यों है, और कोई भी रिएक्शन सरकार की तरफ से सख्त क्यों नहीं आ रहा है। बांग्लादेश की सरकार को सख्त संदेश क्यों नहीं दिया जा रहा है कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि आपके यहाँ इस तरीके की चीज़ें होंगी। एक तो वहाँ जिस तरीके से मतलब इतना हिम्मत बढ़ गई है वहाँ कि हमारे जो वहाँ दूतावास है उन पर हमले हो रहे हैं। तो और अब हमारी सरकार खामोश बैठी हुई है, और आप देख रहे हैं कि लगातार वहाँ पाकिस्तान का हस्तक्षेप बढ़ता चला जा रहा है। तो आखिर आप खामोश क्यों बैठे हुए? क्यों इसलिए बैठे हुए क्योंकि पाकिस्तान में आपका दोस्त जो प्रधानमंत्री है, दोस्त का भाई, नवाज शरीफ का भाई शहबाज शरीफ वहाँ प्रधानमंत्री, तो इसलिए आप खामोश बैठे हुए हैं। तो ये तो भारत के साथ तो ठीक नहीं है समीर जी। बिल्कुल, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दिल्ली में, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता, उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब इससे साबित होता है महत्वपूर्ण थे। पिस्टन तो हर इंजन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लखनऊ में भी ये महत्वपूर्ण पिस्टन थे और दिल्ली में भी महत्वपूर्ण पिस्टन रहे हैं। अब क्यों हटाया हमें नहीं मालूम, और वापस क्यों बुला रहे हैं, अगर बुला रहे हैं तो हमें नहीं मालूम। ये अब आप पता लगाइए कि क्यों पीएमओ और सीएमओ सब इन पर मेहरबान। अब पीएमओ में क्या चल रहा है ये कितना जानते हैं, कितना उसका हिस्सेदारी इनकी थी, क्या ऐप चल रही है, बहुत पात्र हैं। पीएमओ की कहानी लंबी है, बहुत जल्दी हम परतें खोल रहे हैं उसकी, क्योंकि अभी बहुत इंफॉर्मेशन आ रही है। ऐप में किसके परिवार के कौन लोग शामिल थे, बॉलीवुड के कितने लोग इस पूरे पीएमओ के प्रकरण में जुड़े हुए हैं, कितने उद्योगपति जुड़े हुए हैं, लंदन के, दिल्ली के, इंडिया के, अनेक सवाल हैं। लेकिन इन तमाम सवालों में कुछ कड़ियां कॉमन हैं। नवनीत सहगल उनमें से एक हैं। सबसे बड़ी जो भूमिका, जो सबसे बड़ा पात्र इस पूरे प्रकरण में, इस जंगल बुक में है, वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं, हिरेन जोशी हैं। अभी हमें नहीं मालूम वो अंदर हैं बाहर हैं, आपको ज्यादा मालूम होगा। कहते हैं आपके पास आजकल मैसेज कम आ रहे हैं, मिस कर रहे होगे आप उन्हें। लेकिन जब ये परतें और खुलेंगी, ये देश हैरान हो जाएगा कि इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कार्यालय किस तरह के लोगों के कब्जे में आ चुका है, और वो लोग किस तरह के लोगों के कब्जे में हैं। ऐसे ऐसे लोग जो विदेश में हवाला करते हुए हवालात में चले गए, वो लोग प्रधानमंत्री कार्यालय के इस हिरन के इतने नजदीक कैसे आए। ये देश की सुरक्षा का भी मामला है। वो ऐसा कार्यालय है जहां संदिग्ध लोगों को दूर रखना चाहिए, लेकिन वो कार्यालय संदिग्ध लोगों से भर गया है, संदिग्ध लोगों के कब्जे में आ चुका है।
इसलिए ये खुलासे जरूरी हैं। इसलिए कितनी भी धमकियां आ जाएं, कितने भी नोटिस आ जाएं, ये खुलासे हम करेंगे। अब आपके सवाल। मोबाइल मत देखिए, मैसेज नहीं आने वाला उनका। पूछिए पूछिए। कोई सवाल नहीं नवनीत सहगल पे, आप मत डरिए, वो नहीं आएंगे यहां। तो मैं आपको प्रेस रिलीज भी भेज रहा हूं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें मैं से शायद रह गया कि 2018 और 20 के बीच में सहगल परिवार ने एक 17.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी। एसडीपी इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से खरीदी। ये जानकारी आज सुबह ही मुझे मिली तो मैं नहीं बता पाया। ये एक ऐसी कंपनी है जिस पे इनकम टैक्स विभाग को शक है कि एक शेल कंपनी। इसी दौरान यूपी कॉन, जिस सरकार का संस्था है यूपी सरकार की, जिसके चेयरमैन नवनीत सहगल जी थे, यूपी कॉन इस कंपनी को किराया दे रहा था। यूपी कॉन ऐसी कंपनी को किराया दे रहा था जो कि शेल कंपनी मानी जा रही है, जिस कंपनी से यूपी कॉन के चेयरमैन के परिवार ने 17 करोड़ 59 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीदी। अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इससे बड़ा और क्या हो सकता है। ये सब सार्वजनिक हो चुका है, छप भी चुका है, डरिए मत, छापिए। ये हितों के टकराव का एक उदाहरण आपको दिया है। वो रिपोर्ट अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन वो रिपोर्ट मैंने सुना है घूम रही है। आप देखेंगे, मैंने 2 उदाहरण दिए कि 21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऐसी कंपनी में किया जिसमें डायरेक्टर इनके बेटे खुद थे, और लोकायुक्त से कैसे गायब हुई, लोकायुक्त को कैसे नहीं मिली ये रिपोर्ट। ये 3-4 सवाल जो हमारे हैं, और ये मोदी जी से सवाल इसलिए भी पूछना जरूरी है कि साहब, आप हमारे प्रधानमंत्री, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पुण्यतिथि भी है, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। उनके लिए कहते थे कि साहब वो रेनकोट पहनकर नहाते हैं। अब मौन मोदी क्यों बनकर बैठे हैं, मोदी जी चुप क्यों हैं, क्यों नहीं जवाब दे रहे कि हिरेन जोशी का स्टेटस क्या है, कि क्यों प्रसार भारती में उनको पहले नवनीत सहगल को लगाया गया और क्यों फिर उनको हटाया गया। क्या नवनीत सहगल को फिर से आप पीएमओ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम सवालों के जवाब हम मांग रहे हैं सरकार से, और उम्मीद करते हैं कि सवालों के जवाब मिलेंगे। आपके सवाल तो है नहीं आज, तो आपने जो कहा था उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। 112 करोड़, 112 करोड़ का स्कैम है। 112 एक डायल सर्विस है, तो इसलिए इसको लिंक किया कि सब कुछ आसान हो जाता है। इस स्कैम में जो जुड़ा हुआ आदमी है उसके बारे में रिपोर्ट तक लोकायुक्त को नहीं पहुंचती। इस स्कैम का जो किंग पिन है उसकी तुरंत रिटायरमेंट के बाद उसको एक अच्छी जगह पर बैठा दिया जाता है जहां ये मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। और अब जब वहां से हटाया गया तो सुना है कि अब पीएमओ में लाने की कोशिश हो रही है। तो ये बहुत स्मूथ सर्विस है 112 की, ऐसी सर्विस जिसमें रास्ते खुलते चले जाते हैं, दरवाजे खुलते चले जाते हैं। हो गया? You can, but let's wait and watch कि अगर इस टॉपिक पे if people want to ask something, otherwise we'll come to other topics. वो कौन सी कंपनी है जिसमें, या क्या वो सेल कंपनी है या जिसमें इन्वेस्टमेंट ये जिस पोर्टल में ये रिपोर्ट आई है उसमें ये डिटेल्स आपको मिलेंगे, और इनकम टैक्स की जो 254 पेज की रिपोर्ट है उसमें भी है ये। सीबीआई में भी इसकी जांच चल रही है। दूसरी कंपनी से इनके तार जुड़े हुए थे, तो ये घाटे में चल रही थी। उस कंपनी से रूट करा के पैसा, जैसा ये शेल कंपनीज में होता है, अलग अलग कंपनीज में होता है। तो लेकिन इस कंपनी के डायरेक्टर इनके बेटे थे। तो जो रुचिकर बात है वो ये है कि सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें भी दिखता है।
सब कुछ हमें से कराओगे आप सवाल भी नहीं पूछोगे, सब काम भी हमसे कराओगे। नहीं, कोई कंप्लेंट तो बनता है ना अगर इस तरह की गड़बड़ी अब आप मुझे बताइए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी रिपोर्ट भेजता है लोकायुक्त को और लोकायुक्त तक रिपोर्ट नहीं जाती, ऐसे में कंप्लेन हम कर भी देंगे, शायद आप छाप भी देंगे दया करके कि चलो छाप दो, कंप्लेन कर दिए, लेकिन जो चल रहा है इस देश में, अगर उसके बारे में हम सब चुप हो गए, हम और आप दोनों, तो फिर मुझे लगता नहीं कि ज्यादा कुछ बचेगा, ना आपके लिए करने को ना हमारे लिए करने को। इसलिए जरूरी है कि आवाज उठाई जाए, ये जरूरी है कि सवाल पूछे जाएं, ये जरूरी है कि जवाब इनसे लिए जाएं और जवाबदेही तय की जाए। इनकी औकात और इनकी हैसियत और इनकी हिम्मत देखिए कि पूरे मीडिया को कंट्रोल करने की ये दुस्साहस करते हैं, और अपने गिरेबान में झांक के देखें कि इनके गिरेबान में हो क्या रहा है, ये खुद क्या करते आए हैं, क्या कांड करते हैं। अब आप लोगों को आजकल बड़ा चल रहा है कि साहब देखो, आजकल जिनको हम हंसते थे मीडिया के एंकर्स पे, आजकल बड़े रौब से बोल रहे हैं, जोश से बोल रहे हैं। तो या तो भाई मीडिया का जमीर जाग गया या हिरेन जोशी सो गया, हमें नहीं मालूम, कुछ तो हो रहा है। तो सबको जागना जरूरी है अभी। उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी वापस ना सोएं, जागे रहें, जो अब थोड़े दिनों में आवाजें जिनकी बहुत ऊंची ऊंची आ रही हैं। मुस्कुराते बड़ा अच्छा है आप। So there are many assaults reported on various parts of India against Christians in relation with the Christmas celebration. What is the Congress Party's take on this? Is the Christmas and preamble of our Constitution being sidelined by religious forces? Well, we have lashed out very sharply against these elements. Across the country, we've been getting reports over the last 2-3 days of तो ये बड़े आरोप लगाए हैं पवन खेड़ा ने कि किस तरीके से पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में क्या कुछ चल रहा है, कैसे वहां अधिकारियों के इस्तीफे हो रहे हैं और उसके बाद वहां किस तरीके से 112 करोड़ रुपए का सीधे सीधे घोटाला हुआ है। हालांकि स्कैम अभी ये जो वो सबूत दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, ये बहुत छोटा स्कैम है, लेकिन खुद पवन खेड़ा कह रहे हैं कि पूरी सीरीज है और धीरे धीरे हम इसका खुलासा करेंगे। पिछले दिनों जिस तरह से प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल का इस्तीफा हुआ अचानक, उसी दिन वहां पर किस तरीके से अचानक उनका इस्तीफा हो रहा है। पुतिन आ रहे थे जिस दिन, उसी दिन एक दिन पहले जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा से ठीक एक दिन पहले प्रसार भारती के चेयरमैन का इस्तीफा हो जाता है और उसके पहले पीएमओ के एक बड़े अधिकारी के इस्तीफे की बात आती है। कह भी रहे हैं पवन खेड़ा कि अब तो उनके मैसेज नहीं आ रहे हैं, यानी जो पूरी मीडिया को कंट्रोल कर रहे थे, जो आरोप लगते हैं कि वही पूरी मीडिया को कंटेंट तक बताते थे कि किसको क्या चलाना है, उनका इस्तीफा हो गया। बड़ा स्कैम है। अब सीरीज में उसको बताएंगे, लेकिन जो खबर आ भी रही है, पवन खेड़ा जो बात कर रहे हैं अमलेंदु जी, वो बहुत तहलका मचाने वाली है। हाँ बिल्कुल, बहुत तहलका मचाने वाली है समीर जी। और जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं, उसमें ये भी आ रहा है कि नवनीत सहगल की नियुक्ति का जो था वो एक कमेटी है उच्च स्तरीय, उसने विरोध किया था कि इनके ऊपर आरोप है भ्रष्टाचार के, तो इनको ना किया जाए। उसके बाद उनको कर दिया गया, उसकी रिपोर्ट के बाद उसको अनदेखा करके। तो अभी एक अमलेंदु जी, एक मीडिया वेबसाइट ने बहुत विस्तार से उनके पिछले भ्रष्टाचार की रिपोर्ट छापी है, पूरे भ्रष्टाचार की उनकी रिपोर्ट छापी है। भ्रष्टाचार है कि कथित भ्रष्टाचार है तो नवनीत सहगल जाने और जांच होगी वो, लेकिन जो रिपोर्ट आई है उससे लगता है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इसीलिए आनंद फानंद में इस्तीफा भी दिया, ये भी समझा जा रहा है। वरना इस्तीफे कहाँ होते हैं समीर जी, एनडीए सरकार में इस्तीफे होते हैं, कहीं सुना आपने कहीं इस्तीफे होते हैं, लेकिन नवनीत सहगल ने इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा क्यों दे दिया, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो कहा यही जा रहा है कि इस्तीफा उसी भ्रष्टाचार की चूंकि कलई खुल रही थी उसलिए लेकर किया कि ये आज जो है वो सीधी पीएमओ तक पहुंचेगी। तो पीएमओ ने अपने बचाव के लिए नवनीत सहगल का क्या इस्तीफा ले लिया, जैसे अपने बचाव के लिए जगदीप धनखड़ का इस्तीफा ले लिया गया, उस पर आज तक कोई चर्चा नहीं होती, विदाई समारोह तक नहीं दिया गया। तो प्रसार भारती के चेयरमैन का इस्तीफा हो गया रातों रात और विदाई समारोह तक नहीं हुआ। तो क्या आखिर ऐसे कारण था, तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना, भ्रष्ट होंगे या कुछ और होगा, अक्षम होंगे। अक्षम तो नहीं कहा जा सकते भाई, उत्तर प्रदेश में रहे और सारी सरकारों के साथ उन्होंने काम किया, मायावती से लेके और अखिलेश यादव तक और योगी आदित्यनाथ तक, तीनों के साथ काम किया, मोदी जी के साथ काम कर रहे थे। जी हाँ, तो सक्षम तो थे, अक्षम अधिकारी तो नहीं थे। तो भ्रष्टाचार का ही कोई मामला रहा होगा या कोई और बड़ा मामला था,
ये पता नहीं, लेकिन ये अचानक जो इस्तीफा हुआ तो ये सवाल खड़े करता है। अब जो पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप सीधे सीधे ये है कि इसमें पीएमओ की संलिप्तता है, पीएमओ के कई अधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं इस भ्रष्टाचार के खेल में, ये उनका आरोप है। जी बिल्कुल, कि किस तरीके से यहाँ अंदर अंदर खेल चल रहा है, और चूंकि बहुत सारी खबरें बाहर आ नहीं रही हैं तो लोगों को पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपस में ही जब वहां पर हितों का टकराव होने लगता है तो खबरें बाहर आ रही हैं और तब पता लगता है कि क्या कुछ हो रहा है। और जैसा कहा पवन खेड़ा ने कि अभी कई इस तरह के खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन अमलेंदु जी जिस तरह से उन्होंने पत्रकारों पर एक तंज कसा कि जब मैं बता रहा हूं तब भी आप सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, ये बड़ी शर्मनाक स्थिति थी जो वहां पर रिपोर्टर्स बैठे हुए थे उनके लिए। हाँ बिल्कुल, बहुत शर्मनाक स्थिति थी, सवाल नहीं पूछ पा रहे थे। और फिर उन्होंने एक पत्रकार पर तंज भी किया कि मोबाइल मत देखो, अब इसमें हिरेन जोशी नहीं आया है। तो यानी आप सवाल उनके मैसेज नहीं आएंगे आपके पास। यानी अगर आप मैसेज ये देख रहे हैं कि क्या सवाल पूछना है तो हिरेन जोशी आपको जवाब नहीं भेजेगा, चूंकि हिरेन जोशी खुद फंसा हुआ है, ये उनका कहना है। पवन खेड़ा का कहना, आप फंसा है नहीं फंसा हमें नहीं मालूम, लेकिन पवन खेड़ा ये कह रहे हैं, और अगर नहीं फंसे हिरेन जोशी तो फिर पवन खेड़ा पे मुकदमा कर दें। जी बिल्कुल, है ना, क्योंकि पवन खेड़ा ने ही जब हिरेन जोशी का इस्तीफा हुआ था, हालांकि उसको लेकर अभी तक कुछ स्पष्ट स्थिति नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो कंट्रोल कर रहे थे मीडिया को, वो चीजें अब नहीं है। कंट्रोल तो मीडिया हो रहा है, लेकिन हिरेन जोशी के जरिए हो रहा है, ये चीजें अब कम दिखाई पड़ रही हैं। मीडिया के बहुत सारे मित्र मिलते हैं, बताते हैं, पर जो चीजें कही थी पवन खेड़ा ने, उस समय भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कई सारे आरोप लगाए थे, और उसी समय संजोग से नौनी सहगल का भी इस्तीफा हुआ था, तो दोनों इस्तीफों को जोड़कर देखा जा रहा है। हाँ, दोनों नहीं बल्कि समीर जी 3 इस्तीफों को जोड़ के देखा जा रहा है। वो लॉ कमीशन के मेंबर जो थे हितेश जैन, उनका भी उसी रात इस्तीफा हुआ। तो यानी तीनों इस्तीफे एक साथ जो जोड़कर देखे जा रहे थे, तो इसका मतलब कुछ बड़ा चल रहा था। इधर जो जिस तरीके से गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष का इस्तीफा हुआ है, उसको भी इससे जोड़ा जा रहा है। तो यानी कोई बड़ा खेल जो है चल रहा है। ये आरोप है पवन खेड़ा का कि पीएमओ में कोई बड़ा खेल चल रहा है, मोदी जी की आंख के नीचे चल रहा है। अब मोदी जी तो ड्रोन लेकर के देख लेते हैं कहां क्या क्या चल रहा है, तो मोदी जी का ड्रोन पीएमओ के ऊपर से नहीं गुजरता है क्या, कि मोदी जी को नहीं मालूम पड़ रहा है कि पीएमओ के अंदर क्या क्या खेल चल रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि पीएमओ में जो खेल चल रहा है, जो पवन खेड़ा का आरोप पर खेल चल रहा है, ये एक गंभीर मसला बन चुका है। बिल्कुल, एक बार फिर चलते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पर, जो प्रधानमंत्री की नाक के नीचे काम कर रहा है। हमेशा शॉर्ट टर्म गेन्स पे रही है कि कितना निचोड़ के पैसा मिल सकता है, पहाड़ों को खत्म करके, जंगलों को खत्म करके, जमीन का दोहन करके, जल का दोहन करके। ये अगली पीढ़ी के बारे में नहीं सोचते, ये अगले चुनाव के बारे में सोचते हैं। और अगले चुनाव में सबसे ज्यादा पैसा कहां से मिलने वाला है, या पिछले चुनाव में किससे सबसे ज्यादा पैसा लिया है, अब उसको रिटर्न में क्या दे सकते हैं। उसमें अरावली भी आ सकते हैं, उसमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जंगल भी आ सकते हैं, उसमें सिंगरौली भी आ सकता है, उसमें आपके झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा यहाँ के जंगल भी आ सकते हैं, उसमें कश्मीर की इलीगल माइनिंग भी हो सकती है, वहाँ सब कुछ हो सकता है, क्योंकि अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाना है। अरावली को लेकर जो भूपेंद्र यादव रोज नए झूठ आप सबके सामने पेश करते हैं, और हमारे पार्टी के नेता अशोक गहलोत जी हों, जयराम रमेश जी हों, रोज उन झूठों की हवा भी निकालते हैं। अभी 2 दिन पहले भूपेंद्र यादव कहते हैं, साहब आपके वक्त इलीगल माइनिंग होती थी। ठीक है साहब, तो तो ये बड़े खुलासे कर रहे हैं पवन खेड़ा, और बता रहे हैं कि अभी कई और खुलासे बाकी है। प्रधानमंत्री कार्यालय में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन सरकार और सरकार की नाक के नीचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे, उन्हीं के ऑफिस में बड़े भ्रष्टाचार के खेल हो रहे हैं, ये कहना है पवन खेड़ा का। देखते हैं आगे और कौन से खुलासे करते हैं। लेकिन जिस तरीके से धड़ाधड़ इस्तीफे पिछले दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए हैं, उनको लेकर ये बातें कही जा रही हैं कि निश्चित तौर पर कुछ बड़ा है, और इस खेल में बीजेपी के ही शीर्ष नेतृत्व के लोग लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लोग लगे हुए हैं समीर जी, और ये बड़े खेल जो चल रहे हैं बीजेपी के, इसमें ये भी है। उधर जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें हो रही हैं, उसमें भी सरकार जो है काफ़ी ज़्यादा घिरी हुई नजर आ रही है, बीजेपी काफ़ी ज़्यादा घिरी हुई नजर आ रही है। और ये सवाल उठे जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चर्चा भी की थी समीर जी, कि बांग्लादेश के मसले पर आप क्यों नहीं बोल पा रहे। प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से एक शब्द बांग्लादेश पे क्यों नहीं निकला है, जी सवाल ये है।
आप यहाँ इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, आपके प्रवक्ता जो है जाकर के उल्टी सीधी बातें सब चैनल पर कर रहे हैं, आपकी सोशल मीडिया जो ट्रोल आर्मी है वो तमाम फर्जी वीडियोस सर्कुलेट कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीमुख से एक शब्द बांग्लादेश को लेकर नहीं निकला है। आखिर क्यों नहीं निकला है? आप क्यों नहीं मोहम्मद यूनुस को फोन लगा कर कहते हैं कि वहां सब चीजें ठीक करो, वरना हमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा? क्यों नहीं आप ये कहते? जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि किस तरह से मोहम्मद यूनुस की सरकार वहां पर विफल है, जो उसके सलाहकार हैं नेशनल गवर्नमेंट के। इसके बावजूद भारत की ओर से जो प्रतिक्रियाएं इस तरह से सख्त नहीं आ रही हैं। भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में भारत विरोधी एक पूरा माहौल वहां पर चलाया जा रहा है। भारत के खिलाफ तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं, और वहां जिस तरीके से इसको लेकर कांग्रेस के नेता हैं हुसैन दलवाई, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो। अरे हिंदू यहाँ बड़े तादाद में है, क्या सवाल है? बांग्लादेश में जो हुआ बिल्कुल गलत था, मैं उसका निषेध करता हूँ। इस तरह का होना बिल्कुल गलत। बेगुनाह को मारना ये इस्लाम में कभी भी अच्छा नहीं समझा गया है, बहुत बुरी बात समझी गई है। वहां जो हुआ वो गलत है, वहां होता है। यहाँ ये यही करते हो ना आप, यहाँ मुसलमानों का लिंचिंग का कम करते हो, लेकिन यहाँ हो रहा है वहां इसलिए उधर होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये गलत बात है। ये बांग्लादेश के मुसलमानों ने जो किया उसका तो उसका करना चाहिए। ये जो कुछ हुआ वहां गलत हुआ, लेकिन सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। और उस मामले में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ वहां पर हिंसा हो रही है, लगातार हिंसा बढ़ रही है, और उसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्रिसमस के मौके पर भारत में क्या कुछ हुआ, और उसको वहां पर कई जगहों से किस तरह से चर्चों पर हमले की खबरें आई, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चर्च में सुबह क्रिसमस के दिन सुबह सुबह वो प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने के लिए गए और वहां रहे। लेकिन तमाम जो हिंदू संगठन हैं उन्होंने चर्चों के बाहर काफी हंगामा किया, और पूरे देश में इस तरह की खबरें आई, खास तौर पर जो बीजेपी शासित राज्य है। हाँ बिल्कुल, जो बीजेपी शासित राज्य है वहाँ इस तरीके की घटनाएं आई समीरी सामने, और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं भी हुई देश भर में। इसको लेकर सवाल भी उठे कि आखिर यहाँ इस तरीके का क्यों रहा है। एक तब तो प्रधानमंत्री जो है वो जाकर कैथेड्रल चर्च में जाते हैं, प्रभु यीशु के सामने जाके हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ प्रभु यीशु से चाहते हैं। और हो सकता है मन में प्रार्थना कर रहे हो कि देश की हालत सुधर जाए, जो खराब हो रही है मुझसे नहीं समझ रही है तो उसको ठीक कर दो। अब मन में क्या सोचेंगे हमें क्या मालूम समीर जी, हम तो ये देख रहे हैं कि हाथ बांधे खड़े हुए हैं, तो आप कर रहे हैं हाथ बांधे। ये तस्वीरें हैं कल की जो जब गए थे, कल की तस्वीरें। दूसरी तरफ आप के समर्थक जो हैं, जो आपके मानने वाले हैं, वो चर्चों पर हमला कर रहे हैं। कोई चर्च के आगे जाके झाल बजा रहा है, कोई मॉल में जाकर तोड़फोड़ कर रहा है। तो ये सब क्या है, आखिर ये सब चीजें क्यों हो रही? तो हुसैन दलवाई यही पूछ रहे हैं कि भाई आप यहाँ जो करते हैं वो क्या है, और वहां आप कर जो हो रहा है उस पर आप जो चिल्ला रहे हैं। और इसको लेकर क्रिश्चियन संगठनों ने भी बड़ी नाराजगी जताई है, सरकार से कार्रवाई को कहा है। उसके ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं जॉन दयाल, उनका कहना है कि पूरी तरह लगता है कि बांग्लादेश में जो हिंदू और ईसाई माइनॉरिटी हैं उन्हें सरकार को बचाना चाहिए, और जिस तरह की वहां पर गतिविधियां हो रही हैं, मारे जा रहे हैं लोग, उस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। और भारत सरकार ने पहले इस मुद्दे को ठीक से उठाया है। हालांकि बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है, लेकिन माइनॉरिटी के खिलाफ हिंसा किसी भी देश का अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। यही बात ये कह रहे हैं। आगे जोड़ भी नहीं कि ये अब किसी भी देश में माइनॉरिटी के खिलाफ हिंसा देश का अंदरूनी मामला नहीं हो सकता, ना बांग्लादेश का, ना भारत का, ना पाकिस्तान का, ना श्रीलंका का। यानी भारत के अंदर भी अगर माइनॉरिटीज के ऊपर हमले हो रहे हैं तो ये देश का अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। यहाँ से भी कह दिया था हमारा देश का अंदरूनी मामला है, यूनुस भी कह देगा हमारा देश का अंदरूनी मामला है। तो अंदरूनी मामला है तो भाई अपनी ट्रोल आर्मी से कह दो बांग्लादेश की खबरें नहीं चलाएं, वहां के मेमेस बनाकर वायरल नहीं करें। भाई हम लोग सुन भी सकते हैं जॉन दयाल ने क्या कहा, अंग्रेजी में कहा है, लेकिन आप उसका सार हमें बताएं। जॉन दयाल को सुनते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है और भारत में भी जो कुछ हो रहा है। Oh, I absolutely feel that Hindus and Christians who are a minority in Bangladesh should be protected by the government, and the sort of lynching that has taken place there, strict action should be taken. I think Government of India has already properly raised that issue, although it is an internal matter of Bangladesh, as the Government of India also says. But violence against minorities cannot be an internal matter of any country. Not of Bangladesh, not of India, not of Pakistan, not of Sri Lanka. And I'm talking only of the neighbors. You will know that Hindus were attacked
perhaps not as Hindus, but as Indians in the US. People have been attacked there. People were attacked as Hindus or Indians in England, in a major confrontation there. So people have been attacked for their religious and ethnic identities, and that is a terrible thing for which the international community has to sit down and define how to take action against it, how to make it a cognizable international affair. But when it happens to one person was killed there, and the entire Hindu Samaj in Bangladesh is terrified, and properly so. Can you imagine the situation of Christians in India when Santa Claus, who is not even a religious symbol, who is a commercial symbol, is attacked? Can you understand my pain when churches are attacked? Mr. Modi going to a church in the morning on a Sunday and praying before a photograph of Jesus Christ, or having a separate prayer for himself by the bishop. These will not. तो ये वहाँ की प्रधानमंत्री खुद चर्च में जा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से देश भर में यहाँ चर्चों पर हमले हो रहे हैं और बाहर चर्चों के वहाँ तमाम संगठन जो हैं, हिंदू संगठन, वो तोड़फोड़ कर रहे हैं और एक तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये माइनॉरिटीज़ का मुद्दा जो है, ये डोमेस्टिक मुद्दा नहीं है, घरेलू मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक दुनिया भर में चिंता का विषय हो, चाहे बांग्लादेश में हो रहा हो, चाहे भारत में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, किसी भी देश में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं भी अगर माइनॉरिटीज़ पर हमला हो रहा है तो उस पर बोलना चाहिए। और यही का सरकार से ये मांग की जा रही है कि आखिर बांग्लादेश में जिस तरह से माइनॉरिटीज पर हिंसा हो रही है, उसको लेकर सरकार क्या कर रही है, क्यों खामोश बैठी है, उस पर सरकार की एक भूमिका होती है। बड़ा देश है भारत और यहाँ पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहाँ जो कुछ भी अगर उथल पुथल हो रही है उसका असर सीधे यहाँ पड़ सकता है, पड़ता है। ऐसे में सरकार चुप क्यों है? हाँ, बिल्कुल ये सवाल उठे कि ऐसे में सरकार चुप क्यों है, और जबकि हमारा उससे एक लंबी सीमा जो है लगती है, पूर्वोत्तर के राज्य बांग्लादेश ये सब लगते हैं, और उसका सीधा सीधा असर यहाँ पड़ता है। और इतना असर पड़ता है समीर जी बांग्लादेश की घटनाओं का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो विधानसभा चुनाव पिछला जो हुआ था पश्चिम बंगाल का, तो पहुंच गए थे बांग्लादेश वहाँ मंदिर में पूजा करने के लिए। हालांकि जहाँ वो पूजा कर रहे थे उसी समय वहाँ उत्पात शुरू हो गया था और उसके बाद आज तक स्थितियाँ खराब हैं। तो प्रधानमंत्री वहाँ जो करके आए पूजा अर्चना, उस पूजा अर्चना का नतीजा ये निकला कि वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गए और अशांति वहाँ इतनी ज़्यादा फैल गई कि शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। तो ये मोदी जी का किया धराया जो कुछ था वो सब सामने आया। तो लेकिन अब आप क्यों नहीं बोल रहे? सवाल तो ये है ना, क्या बंगाल का चुनाव आ जाएगा तब बोलेंगे, फिर चले जाएंगे आप वहां मंदिर में मतुआ के? तो ये सवाल उठता है कि आप अब क्यों नहीं बोल रहे? भाई जब आप मंदिर में पूजा करने गए थे तो उस पूजा का क्या नतीजा निकला? आपने 55,000 वर्ग किलोमीटर जमीन बांग्लादेश को दे दी, बड़े गाजे बाजे के साथ आपका वहाँ स्वागत हुआ बांग्लादेश में, और आपने कहा कि भाई हमारे जो है बहुत अच्छे संबंध हैं। तो अच्छे संबंधों का नतीजा क्या निकल रहा है? ये जब से बांग्लादेश बना है पहली बार बांग्लादेश में भारत विरोधी इस तरीके के स्वर देखने को मिलने माहौल बना है। वरना तो समीर जी वहां जमात इस्लामी के 94 साल के लोगों को फांसियां दी जा रही थी कि आपने जो है वो बांग्लादेश का जिस समय संघर्ष चल रहा था उस समय आपने विरोध किया था, पाकिस्तान के साथ खड़े थे। तो वो बांग्लादेश आज भारत के खिलाफ इतना कैसे हो गया? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कोई इसमें बात होगी कि नहीं होगी? आपकी विदेश नीति क्या कर रही है? सिर्फ गले पड़ने से आपकी विदेश नीति हो जाएगी? आप ट्रम्प के भी गले पड़ लें और जेलेंस्की के भी गले पड़ लें और पुतिन के भी गले पड़ लें, हो गई इससे विदेश नीति? इसका नतीजा क्या है? तो बांग्लादेश में आपने ढोल बाजे के साथ 55,000 वर्ग किलोमीटर दिया है, उसका नतीजा क्या निकला? ये देखने को मिल रहा है देश को आज कि वहां पर पूरा एक भारत विरोधी अभियान चल रहा है और भारत विरोधी जो एक मुद्दा है वो वहां का राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जो कि फरवरी में वहां चुनाव होने हैं और एक वर्ग को लगता है कि भारत विरोधी अभियान चलाकर यहां राजनीतिक फायदा लिया जा सकता है। और यही आरोप भारतीय जनता पार्टी पर भी, प्रधानमंत्री पर भी लग रहे हैं कि खामोशी सरकार इसलिए अख्तियार किए हुए है ताकि क्योंकि उसको राजनीतिक में फायदा दिखाई पड़ रहा है। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव भी हैं, लेकिन राजनीतिक फायदा या नुकसान की वजह से क्या भारत सरकार अपना दायित्व छोड़ देगी, उसको भूल जाएगी? जो एक उसको जिम्मेदारी है, एक बड़ा देश होने के नाते, इस दक्षिण पूर्व एशिया का एक बड़ा महत्वपूर्ण देश है, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, वो अपने पड़ोस में इस तरह की जो अल्पसंख्यकों पर हिंसा हो रही है उसको देखते हुए
खामोश कैसे रह सकता है? हाँ बिल्कुल, कैसे खामोश रह सकता है। और फिर एक तो आपने यहाँ सीए जो लाए थे, वो आप किस लिए लेकर आए थे सीए साहब? उसमें आपने साफ कर दिया था कि गैर मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक उनको आप दे देंगे। तो भाई अब जब आपने वो लाया था तो उसके जब इस तरीके के दुष्परिणाम वहाँ देखने को मिल रहे हैं और बांग्लादेश में इतना ज़्यादा उत्पाद मचा हुआ है, यानी 17 साल के बाद बेगम खालिदा जिया का सजा याफ्ता बेटा जो है वो लौट कर आता है, उसका खैर मकदम किस तरीके से बांग्लादेश की सड़कों पर हो रहा है समीर जी, तो क्या ये भारत के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? लेकिन चूंकि आपके मित्र का कारोबार बांग्लादेश में है, उसको नुकसान ना हो जाए तो भारत का भले ही कितना नुकसान होता रहे, आपके मित्र के कारोबार का नुकसान नहीं हो। जी बिल्कुल, इसको लेकर सरकार घिरी हुई है, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सरकार कई मोर्चों पर घिरी हुई है। पर इन सब के बीच रेलवे ने एक बड़ी खबर दी है लोगों को, अमलेंदु जी, और एक जिस तरह से रेलवे वहाँ रेलवे मिनिस्टर बार बार बताते हैं कि कैसे ये विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, किस तरह से यहाँ एक के बाद एक वहाँ एक विकास के काम हो रहे हैं। उस विकास के कार्यों में एक और विकास आज किया है रेलवे ने। हाँ, एक और नया विकास जोड़ दिया है और आज से किराए बढ़ गए हैं। 500 किलोमीटर पे 2010 रुपये बढ़ गए हैं और भी बढ़े हैं, नॉन एसी एसी में भी किराए बढ़े हैं। तो ये अच्छे दिन जो है वो समीर जी ये आ गए हैं। अब किराए बजट सत्र से पहले यानी 1 फरवरी को बजट आएगा और उसमें भी रेलवे घोषणा करती ही है किराया बढ़ाने की। उससे पहले जो है वो किराए बढ़ा लिए गए और थोड़े दिन पहले और बढ़ाए गए थे, ये फिर बढ़ा दिए गए। तो देश हमारा कितना विकसित हो रहा है, कितना विकास कर रहा है कि किराए जो है लगातार बढ़ रहे हैं। मोदी जी को इसके लिए एक बधाई तो बनती है। आपकी बार महंगाई की मार बिल्कुल, और टिकट के किराए बढ़ा दिए हैं। अब जाहिर सी बात है कि विपक्षी दलों की ओर से इस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और प्रतिक्रियाएं आई हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। कांग्रेस नेता उदित राज ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं उनको। लेकिन जिस तरह से रेलवे में किराया बढ़ाया गया है उसको लेकर अब सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये किराया बार बार क्यों बढ़ाया जा रहा है, और रेलवे में जो तमाम सुविधाएं दी जा रही थी, कंसेशन दिए जा रहे थे, वो सारे खत्म कर दिए गए। हाँ, सारे खत्म कर दिए गए हैं। अच्छा देखिए समीर जी, क्या मजे की बात है, कोविड काल आया, सारी उसमें छूट खत्म की गई, सीनियर सिटीजन्स का भी खत्म कर दिया गया। अब कोविड तो चला गया तो अब तो जारी बहाल कर दो भाई, नहीं करेंगे उसे बहाल। कोविड के समय बढ़ा दिए गए उसके किराए प्लेटफॉर्म टिकट के, कोविड चला गया भाई अब तो कम कर दो, लेकिन नहीं होंगे। और अगर आपके पास वो नहीं है, मतलब कंफर्म टिकट नहीं है, तो आपकी एंट्री नहीं होगी प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ। तो ये देश जा किस तरफ रहा है समीर जी? गरीब तो वैसे ही मरा हुआ है और आप उसे मारने पर तुले हुए हैं। जी, तो सुनते हैं क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता उदित राज। अब देश की जनता को तोहफा देते रहते हैं, बार बार महंगाई का तोहफा देते रहते हैं, बेरोजगारी का तोहफा देते हैं, किसानों की पिटाई का देते हैं, जंगल काटने का देते हैं, पहाड़ काटने का देते रहते हैं। देश की जनता जो हिंदू मुसलमान में फंसी हुई है उसके अपने हित का भी कई बार ध्यान नहीं होता है, तो इसका विरोध किया जाना था। कई बार बढ़ाया गया और रेलवे में सुविधाएं नहीं बढ़ी हैं। रेलवे में देखा जाता है बिस्तर गंदा है, सुविधा खाने का स्तर गिरा पड़ा है और किराए पर किराया बढ़ता। तो सुविधाएं नहीं बढ़ रही हैं और सुविधाएं जो तमाम कंसेशन पहले से मिलते चले आ रहे हैं, सालों साल पहले से, उनको ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन किराया बार बार बढ़ाया जा रहा है। और इधर जिस तरह से कुछ अदालती फैसले आए हैं उसको लेकर भी प्रतिक्रियाएं ज़बरदस्त इस समय राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। खासतौर पर कुलदीप सेंगर जो बीजेपी के विधायक हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, उनको वो उम्र कैद की सज़ा हुई थी, उस उम्र कैद की सज़ा को दिल्ली हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया है। आज महिलाओं ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है वहाँ दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर, लेकिन जो हाई कोर्ट का ये फैसला है उसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं अमलेंदु जी कि उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया गया है और शायद ये बहुत रेयर मामला है कि सजा को निलंबित कर देना। हाँ, सजा को निलंबित कर दिया गया। समझिए सजा को निलंबित नहीं किया गया है, बल्कि एक तरीके से इंटरिम ऑर्डर सुनाते समय जो है वो निचली अदालत को संदेश भी दे दिया गया है कि आपको आगे क्या करना है। ये एक तरीके से है। निंदा जो हो रही है, जो उसकी आलोचना हो रही है, वो इसी की हो रही है कि भाई आपने कह दिया कि वो 8 साल तक जो है वो रखे जेल में काट चुके हैं और हमेशा उनको जेल में नहीं रखा जा सकता। अरे भाई, जब सजा मिली है उम्र कैद की, तो उम्र कैद की क्यों मिली है सजा? तो आप कह रहे हैं कि सब हमेशा जेल में नहीं रखा जा सकता। अरे भाई, वो अभियुक्त नहीं है, अब दोषी है। दोषी है, बिल्कुल। अभियुक्त के लिए आप कह सकते हैं।
तो ये इसको लेकर तो इसकी काफी ज्यादा आलोचना हो रही है। हालांकि कई लोग जो है इसके समर्थन में भी दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, बड़ी संख्या में खासतौर भाजपा के नेता जो है वो तो बिल्कुल समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं और बहुत बेशर्मी के बयान ही समीर जी कहे जा सकते हैं। दयाशंकर सिंह जो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं उनके और ओम प्रकाश राजभर उनके बहुत बेशर्मी भरे बयान आए हैं, उसको भी लेकर जो है काफी चर्चा जो है हो रही है। प्रदर्शन की वो तस्वीरें हैं, इसको एक बार हम लोग फुल स्क्रीन पर भी देखते हैं और जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले पर, उसके ऊपर हम आपको बताएंगे। पहले देखते हैं ये प्रदर्शन किस तरीके से नारेबाजी हो रही है। महिलाओं का ये प्रदर्शन है, दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर हो रहा है। यहाँ पर तो ये हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। जिस दिन ये फैसला आया है उस दिन पीड़िता जो है अपनी परिजनों के साथ, कुछ महिला कार्यकर्ताओं के साथ इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रही थी, उसको वहां से जबरन भगा दिया गया था। इन महिलाओं को भी भगाने की वहां से कोशिश की जा रही है, लेकिन इन्होंने प्रदर्शन किया और हाई कोर्ट के बाहर किया। ये बहुत बड़ा संदेश है अमलेंदु जी, हाई कोर्ट न्यायपालिका के लिए। हाँ बिल्कुल, न्यायपालिका के लिए बहुत बड़ा संदेश है समीर जी, क्योंकि जिस तरीके के फैसले आ रहे हैं उसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। देश के अंदर चिंताएं भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं जिस तरीके के फैसले आ रहे हैं, और ये कहा है ये इस तरीके का पहला फैसला है। यहाँ फिर ये ध्यान दिलाना जरूरी है कि विरोध क्यों हो रहा है। आपने कानूनी आधार पर जो आपने आधार भी दिया है, तो आपने सजा को खारिज नहीं किया। आप अगर ये कह रहे हैं कि सजा गलत दे देगी तो आप सजा निरस्त करते। कोई सजा गलत है, ये अपने आप बाहर आ जाता, जमानत की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप जमानत दे रहे हैं और जमानत देते समय आप तय क्या कर रहे हैं कि किस आधार पर सजा गलत हुई। आपत्ति इस बात के ऊपर है कि आप अभी ये कैसे बता रहे हैं कि सजा गलत हुई, फिर आप खारिज की ना सजा को, आपने सजा को खारिज भी नहीं किया और बिना सजा को खारिज किए आप जमानत का आधार दे रहे हैं। फिर समीर जी, सीबीआई ने विरोध क्यों नहीं किया जमानत का? क्यों नहीं कहा सीबीआई ने कि भाई इस पीड़िता को जो है जान का खतरा है? सीबीआई तो इसके फैसले खिलाफ की है, सुप्रीम बाद में गई है। आज बाद में गई ना, उसमें तो नहीं हुआ ना, उस समय नहीं हुआ। उस समय नहीं हुआ। पीड़िता का कहना ये है कि पूरी बहस अंग्रेजी में हुई, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा क्या हुआ। जी हाँ। तो अब सीबीआई तो दबाव में गई, उसको लगा कि अब तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया और पूरा घेरे में सीबीआई भी आ रही है हाई कोर्ट के अलावा। तो ये तो इसलिए इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो ठीक है, आपने किसी कानूनी आधार पर, लेकिन जो कानूनी आधार आपने दिया उसको जस्टिफाई तो किया जाता। बिल्कुल, वो जस्टिफाई नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं कि साहब वो पॉक्सो एक्ट जो है उसमें लोक सेवक नहीं है। मतलब पॉक्सो एक्ट में कहा गया है कि लोक सेवक की परिभाषा जो है, मतलब जो हमने तय नहीं किया है, जो चीजें वो आईपीसी तय करेगी, वो करेगी। आईपीसी में पॉक्सो एक्ट के, मतलब आईपीसी में पॉक्सो एक्ट, मतलब आईपीसी में लोक सेवक नहीं है, विधायक एमएलए जो है। और ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का ही AR अंतुले के मामले में। ठीक है, मान लिया गया, लेकिन जो करप्शन बिल है, करप्शन एक्ट है, उसके अंतर्गत लोक सेवक है। तो भाई ये दो कानून एक देश में कैसे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं? न्याय संहिता कैसे बदली फिर मोदी जी ने? भाई एक देश में अगर दो कानून है तो मोदी जी पर सवाल है। बिल्कुल, ये सवाल बहुत उठ रहे हैं और लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर बहुत सारे लोग हैरान भी हैं कि ये किस तरह से ये फैसला आ रहा है कि उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दे रहे हैं और जमानत दे दी जा रही है। अब उसके कानूनी पहलू क्या हैं, ये इन सब पर बहस हो रही है, लेकिन इसको लेकर विरोध बहुत हो रहा है कि एक अपराधी को बचाने की किस तरह से कोशिश हो रही है और उसमें न्यायपालिका भी साथ दे रही है। संजय सिंह हैं आम आदमी पार्टी के सांसद, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि सीबीआई की दलीलें क्या थी, किस तरह से उन्होंने मुकदमा लड़ा कि पॉक्सो के मामले में और ऐसे मामले में जिसमें कि पीड़िता के परिवार के कई लोगों की जान जा चुकी है, बेल मिल गई। तो इसके पहले तो इसके बारे में सीबीआई को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि कैसे उन्होंने
इस केस को लड़ा। दूसरी बात यह है कि ऐसे मामलों में कई बार जब हाई कोर्ट के फैसले आते हैं तो समझ में नहीं आता कि उन्होंने किस आधार पर ये जमानत दी है, और ये तो बहुत साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि इसमें सीबीआई की तरफ से पैरवी कमजोर रही। राहुल गांधी ने नहीं, निश्चित रूप से पूरा देश इस बात से हैरान है कि कैसे इस मामले में जमानत मिली है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जल्द हस्तक्षेप करेगा। योगी जी देखो, बांग्लादेश सरकार किसकी है हिंदुस्तान में? मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने कोई बातचीत की बांग्लादेश के जो तो ये सब फैसले से, दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले से सभी लोग हैरान हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगा, न्याय करेगा, लेकिन एक सवाल तो उठ ही रहा है कि कैसे अपराधी को बचाने की कोशिश हो रही है। आपको याद होगा, अमलेंदु जी, दर्शकों को भी याद होगा, ये मामला इतना हाई प्रोफाइल था, लंबे समय तक कोशिश ये हुई कि इनके खिलाफ केस ही दर्ज न होने पाए। केस दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई, बचाने की आखिरी समय तक कोशिश हुई, लेकिन आखिरकार जब अदालत ने यह फैसला दिया, दोषी ठहराया, तब कहीं जाकर इनको सजा हुई है। तो सजा होने के बाद अब एक बार फिर उस सजा को निलंबित किया है, जमानत दे दी है, तो अब सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अफजाल अंसारी, वो भी इस फैसले को लेकर उसी तरीके से हैरान है जिस तरह से संजय सिंह हैरान है, या बहुत सारे लोग हैं, वो तमाम महिलाएं हैरान हैं जो प्रदर्शन कर रही हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, और सीधे सीधे आरोप लगा रही हैं कि अपराधियों को बचाने की कोशिश हो रही है और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रही हैं। सुनते हैं अफजाल अंसारी को, क्या कहा उन्होंने। आप बताओ, पहले दोषी न्यायालय ने ठहराया ना, दोष सिद्धि का निर्णय किसी न्यायालय का है ना, उससे बड़ा होगा मंत्री, जो मंत्री ये बयान दिया होगा। हमारे देश में मौजूदा सत्ता और व्यवस्था चलाने वाले लोगों को यही गलतफहमी है कि हम लोग न्यायपालिका से ऊपर हो चुके हैं। जिसको न्यायपालिका निर्दोष घोषित कर देगी उसको ये दोषी कह सकते हैं, और जिसको न्यायपालिका दोषी सिद्ध कर देगी उसको ये निर्दोष कह देंगे। अभी वो इखलाक नाम का व्यक्ति, जिसके घर से सुगंध आ गई थी कि इसमें मांस पकाया जा रहा, और उसका घर फूंक दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई, इस सरकार ने उसका मुकदमा वापस लेने का फैसला ले लिया था। माननीय न्यायालय में दरखास्त पड़ गई है अभियोजन की तरफ से कि सरकार ने मुकदमा वापस लेने का फैसला ले लिया है, और कल ही मैं खबर पढ़ रहा था, माननीय न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर दिया है कि ये हत्या का मामला है, ये मुकदमा चलेगा। लेकिन देखो, इस सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं उनकी मानसिकता यही है कि इन लोगों के ऊपर जितना मुकदमा है उसका कोई ट्रायल नहीं होगा, और दूसरे के ऊपर मुकदमा नहीं भी है तो झूठा मुकदमा बना करके उसका कोर्ट में ट्रायल करा के कोर्ट के माध्यम से उसको दंडित कराना है। तो ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से सरकार के समर्थन का नुकसान होता है और सरकार का विरोध, सरकार के समर्थन का फायदा मिलता है, सरकार के विरोध का नुकसान होता है। केस उनके वापस ले लिए जाते हैं अगर आप सरकार के साथ आ रहे हैं, लेकिन इस तरह के भयानक क्रिमिनल केसेस में भी अगर बचाने की कोशिश होती है, ये बड़ी हैरानी की बात है। अमलेंदु जी, इसी तरीके से जो उत्तराखंड का बहुत चर्चित मामला था, वहां पर 3 साल पहले का अंकिता भंडारी का, वहां भी आप देखिए बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम खुले तौर पर वहां पर लिया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के ही नेता ले रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी के ही नेता ले रहे हैं वहाँ, और एक बड़े उनके राष्ट्रीय महासचिव हैं और सांसद हैं, उनका नाम उसमें लिया जा रहा है, खुलकर लिया जा रहा है। हाँ। हम तो नहीं ले सकते नाम, चूंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो लोग नाम ले रहे हैं उनसे निपटे। कांग्रेस वहां पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बाकायदा उस वीडियो को दिखाया था। जी हाँ, हम लोग दिखाया था, लेकिन मतलब हम नाम इसलिए नहीं ले सकते कि हमारे पास सबूत नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य है, लेकिन जिन्होंने आरोप लगाए उनके पास होंगे कुछ ना कुछ सबूत, तो वरना फिर अब तक सांसद महोदय खामोश क्यों हैं?
तो यही बात कह रहे हैं अफजाल अंसारी की किस तरह से सरकार अपने समर्थकों को किसी भी अपराध में वो लिप्त हो उनको बचाने की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ जो विरोधी लोग होते हैं उनके खिलाफ कैसे मुकदमे लादे जाते हैं। और ताज़ा तरीन जो मामला किया कि अखलाक मामले में ग्रेटर नोएडा के वहाँ उसको मार डाला गया था, उसमें जो अभियुक्त थे उनके मुकदमे वापस लेने की कोशिश की गई, बाकायदा उसकी अर्जी दायर कर दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने ही बहुत सख्त टिप्पणी करते हुए उस अर्जी को खारिज कर दिया और कहा डेली यहां पर सुनवाई होगी, गवाहों के बयान दर्ज होंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यहां न्यायपालिका काम कर रही है। और दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, बड़ा विरोध हो रहा है, खासतौर से महिलाएं विरोध में उतर रही हैं और बहुत सारे इसको लेकर बयान आ रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों पर बुरी तरीके से घिरी नजर आ रही है, क्योंकि जो केंद्र में जो अपराधी हैं, अभियुक्त हैं, वो बीजेपी से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे अंकिता भंडारी मामले में हो या फिर किसी दूसरे मामले में हो। बिल्कुल समीर जी, सीधे सीधे बीजेपी के बड़े नेताओं के इसमें नाम आते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस पर एकदम चुप लगाई जाती है। और वह चुप नहीं लगाती है, बल्कि इन यौन अपराधियों के समर्थन में खुलकर खड़ी होती है। और जो लोग इनका विरोध करते हैं उनके ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं, ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। तो खुलकर ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं अमलेंदु जी, यहाँ पर उस दिन पीड़ित लड़की गई वहां प्रदर्शन करने, उसको भगा दिया गया, उसमें बीजेपी का जो महिला विंग है उसकी नेता वो लोग वहां दिखाई नहीं पड़ती हैं। या आज जब यहाँ प्रदर्शन हो रहे थे दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने दिखाया, वहां भी नहीं दिखाई पड़ रहे, कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। आखिर क्या कारण है?